तो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ और मां शाकुंभरी यूनिवर्सिटी सहारनपुर में जिन भी किसी स्टूडेंट्स के पास में एमए सेकेंड ईयर में सोशियोलॉजी है तो उसका मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थ्योरीज का जो पेपर है वो मैं 2023 का सॉल्व करवा रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, और बुकलेट सीरीज पी है मेरे पास। तो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद आप सोशियोलॉजी एमए सेकेंड ईयर सोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, ताकि जो है आप 2021, 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर्स देख सके जो मैंने सॉल्व करवा रखे हैं। काफ़ी वीडियोज़ हैं उसमें, तो आप देख सकते हैं। बाकी आप पीडीएफ चाहते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स के रोज़ फ़ोन आते हैं। फिर से मैं यही बात मैसेज देता हूँ, इस वीडियो में दोबारा कह रहा हूँ कि 210 रुपये में आप तीनों ईयर्स की पीडीएफ ले सकते हैं, 2021 की, 2022 की और 2023 की। 7 पेपर होते हैं, यानी 7 या 21 पेपर ले सकते हैं, ठीक है। और अगर आप नोट्स चाहते हैं तो आप 50 रुपये में जमा करा के मेरे व्हाट्सएप नंबर पर गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम से आप इसी सब्जेक्ट के अगर चाहिए तो मॉडर्न सोशियोलॉजिकल थॉट के नोट्स मिल जाएंगे, जिसमें 400-500 एमसीक्यूज होंगे। 2021 का पेपर, 2022 का पेपर, 2023 के सॉल्व पेपर आपको मिलेंगे, यानी लगभग 900 के आसपास एमसीक्यूज आपको मिलेंगे, 800-900 एमसीक्यूज, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स, तो बात करेंगे इस पेपर की पी सीरीज, है ना। जल्दी जल्दी मैं आपसे ये बुकलेट्स डिस्कस करूंगा, और रिवीजन पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूं, इसलिए क्वेश्चंस और सीधा आंसर, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि पूरे 100 क्वेश्चंस की वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है। दूसरा, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है ऐसी वीडियोस, क्योंकि इंग्लिश में उनके लिए कोई भी लिटरेचर नहीं होता, तो वो इंग्लिश के कम से कम 300 क्वेश्चंस की वो स्टडी मेरे चैनल से कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि तथ्य आनुभविक रूप से सत्यापित अवलोकन है? तो वो कहा गुड एवं हेट ने। प्रकार्यवाद को योगदान देने वाले 4 विद्वानों का सही कालक्रम क्या है? तो सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि सबसे पहले इमाइल दुर्खिम, उसके बाद बी मेलिनोवस्की, फिर है टालकट पार्सन्स, और फिर 1 है आर के मर्टन, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। किसने मूर्त सामाजिक संरचना एवं संरचनात्मक स्वरूप के बीच अंतर प्रस्तावित किया है? तो उसका सही आंसर है ए आर रेडक्लिफ ब्राउन। दूसरा स्टूडेंट्स, ये सीसीएस यूनिवर्सिटी की आंसर की पे बेस्ड आंसर है। कोई क्वेश्चन अगर आंसर गलत हो जाए तो माफ़ी चाहूँगा। अगर आपने वो क्वेश्चन पढ़ा है थ्योरेटिकल पोर्शन में तो आप उसको सही मानिएगा, ठीक है ना। जिस बुक से आप स्टडी कर रहे हो सकता है उसमें भी गलत हो, तो इसलिए तो आप थ्योरेटिकल पोर्शन में आंसर सही होता है। चलिए, नंबर 4 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह विचार प्रतिपादित किया है कि संघर्ष अनिवार्य रूप से समन्वित समितियों या संघों के लिए स्थानिक है? तो वो आंसर है आपका रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ। किसने कहा है कि रूढ़िवादी प्रकार्यवादी सिद्धांत ने संघर्ष को अपर्याप्त भार दिया है? तो वो है आपका सही आंसर मैक्स ग्लुकमैन। किसने कहा है कि धर्म जनता की अफीम है? कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा है कि धर्म हृदय विहीन विश्व का हृदय है? वो भी कार्ल मार्क्स ने कहा है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि सामाजिक संरचना का अनुभाविक यथार्थता से कोई लेना देना नहीं है? तो ये कहा सी लेवी स्ट्रास ने। किसने वास्तविक एवं अवास्तविक संघर्षों में भेद स्थापित किया है? लुइस कॉजर। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष सिद्धांत की वकालत की है? राल्फ डेहरेंडॉर्फ ने। किसका मत है कि सामाजिक सिद्धांत प्रासंगिक तथ्यों के
समृद्ध आहार पर ही फलता फूलता है। तो वो कहा है R.K. मर्टन ने। दे फ्रैंकफर्ट स्कूल पुस्तक का लेखक कौन है? डी ऑप्शन टॉम बॉटोमोर। द स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है J.H. टर्नर। सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है B. जॉर्ज रिट्जर। सेंट्रल प्रॉब्लम इन सोशियोलॉजिकल थ्योरी पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है एंथोनी गिडिन्स। निम्नलिखित में से कौन नव प्रकार्यवादी है? तो वो है जेफरी अलेक्जेंडर। निम्नलिखित में से कौन संघर्ष सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो वो है इमाइल दुर्खिम। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्रीय परंपरा में 6 प्रकार के संघर्ष सिद्धांत की विवेचना की है? तो वो है फ्रांसिस अब्राहम। वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कार्ल मार्क्स ने। इसने कहा है कि अब तक विद्यमान समस्त समाज का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। वो कहा है कार्ल मार्क्स ने। किसने कहा है कि सिद्धांत सुव्यवस्थित रूप से संबंधित प्रस्तावनाओं का कुलक है? तो वो कहा है हेंस ए जेटरबर्ग ने। किसने कहा है कि एक सिद्धांत को परस्पर संबंधित प्रस्तावनाओं के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिनमें से कुछ का अनुभाविक परीक्षण किया जा सकता है? तो वो कहा है नान लिन ने। किसने कहा है कि समाजशास्त्रीय सिद्धांत उतने ही प्राचीन हैं जितनी कि स्वयं मानव सभ्यता? तो वो कहा है कोजर एवं रोजनबर्ग ने। थियोडोर एबल के अनुसार समाजशास्त्रीय सिद्धांत की आधारशिला किस अवधि में रखी गई थी? तो रखी गई थी 1895 से 1920 ईस्वी में के मध्य। कौन सी समाजशास्त्रीय सिद्धांत की विशेषता नहीं है? तो वो है अतार्किकता। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्माण में किस उपागम विकास को एक प्रमुख घटना माना जाता है? तो तीनों को ही शामिल किया जा सकता है इसमें, समन्वयात्मक उपागम, निदानात्मक उपागम और विश्लेषणात्मक उपागम। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। जोनाथन टर्नर के अनुसार सिद्धांत निर्णय की प्रक्रिया में कितने तत्व होते हैं? 4। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के निर्णय में कौन सी एक बाधा मानी जाती है? तो तीनों ही हैं, वर्णनात्मक प्रकृति, अप्रमाणित तथ्यों का प्रयोग और सार्वभौमिकता का अभाव। तो डी इज द राइट आंसर, उपयुक्त सभी। डॉन मार्टिनडेल के द्वारा समाजशास्त्रीय सिद्धांतों को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया गया है? 5। मध्य सीमा सिद्धांत की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो वो की है R.K. मर्टन ने। कौन सा सिद्धांत क्षेत्रीय एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन एवं व्याख्या प्रेरणार्थक कारकों की परस्पर अंतरक्रिया के संदर्भ में व्याख्या करता है? तो वो है नव प्रकार्यवाद। नव प्रकार्यवादी सिद्धांत को पहली बार 1950 के दशक के अंत एवं 1960 के दशक के प्रारंभ में निर्मित करने का श्रेय किसे जाता है? तो वो है अर्नस्ट हास। नव प्रकार्यवाद को किसके प्रकार्यवाद की खोज एवं पुनर्निर्माण माना जाता है? तो टालकट पार्सन्स और R.K. मार्टन दोनों को। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। कौन सा सिद्धांत प्रकार्यात्मक सिद्धांत का एक आत्म आलोचनात्मक पहलू है जो अपने सैद्धांतिक मूल को
बनाए रखते हुए प्रकार्यवाद के बौद्धिक दायरे को व्यापक बनाना चाहता है। तो वो है नव प्रकार्यवाद। किसने तर्क दिया है कि नव प्रकार्यवाद वास्तव में अपने अभिविन्यास में प्रकार्यात्मक नहीं है, क्योंकि इसने संरचनात्मक प्रकार्यवाद के अनेक बुनियादी नियमों को छोड़ दिया है। तो जोनाथन टर्नर और अलेक्जेंडर मैरिन्स्की दोनों ने, तो सी राइट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। न प्रकार्यवाद ने किस प्रकार की क्रियाओं का संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है? तो सूक्ष्म क्रियाओं को भी और बृहद क्रियाओं को भी अपनाया है। तो डी राइट ऑप्शन है ना, ए और बी दोनों, है ना। तो इसमें सी करेक्ट है। किसने पार्सन्स के समाजशास्त्र की पुनर्व्याख्या में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का श्रेय दिया जाता है? जेफरी अलेक्जेंडर को। जेफरी अलेक्जेंडर का संबंध किस देश से है? अमेरिका से। नियो फंक्शनलिज्म पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो भी जेफरी अलेक्जेंडर है। कौन सी एक नव प्रकार्यवाद की विशेषता है? तो वर्णनात्मक प्रकृति भी हो सकती है, प्रकार्यवाद का पुनर्निर्माण भी हो सकता है, और बहुलवादी प्रकृति भी हो सकती है। तो इसमें डी करेक्ट ऑप्शन है ना, उपयुक्त सभी। किसने कहा है कि मनुष्य मिलनसार अपितु संघर्ष प्रवण प्रणाली है? तो वो कहा है रेंडाल कोलिंस ने। कॉन्फ्लिक्ट सोशियोलॉजी पुस्तक का लेखक कौन है? तो वो है रेंडाल कोलिंस। निम्नलिखित में से कौन फ्रैंकफर्ट स्कूल का या संप्रदाय का प्रणेता है? तो वो है यूर्गेन हेबरमास। किसने कहा है कि जीवंत दुनिया संचार समझौते एवं मेतक्के पर आधारित है? तो वो भी कहा है यूर्गेन हेबरमास ने। निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी नव मार्क्सवादी है? तो वो है लुइस अल्थ्यूजर। निम्नलिखित में से कौन इटली का नव मार्क्सवादी है? तो वो है आंतोनियो ग्राम्शी। निम्नलिखित में से किसने आधिपत्य सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो वो भी आंतोनियो ग्राम्शी ने किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक जीवन में कौन सा एक अधिक महत्वपूर्ण है? तो वो होता है संघर्ष। डेहरेनडॉर्फ का संघर्ष का सिद्धांत किस प्रकार के संबंधों पर आधारित है? तो वो है शक्ति एवं सत्ता। किसने कहा है कि संघर्ष का उद्देश्य परिस्थिति, शक्ति एवं दुर्लभ संसाधनों का दावा है? तो वो कहा है लुइस ए कोजर ने। किसने कहा है कि संघर्षरत समूहों के उद्देश्य मूल्यों पर संघर्ष के अतिरिक्त प्रतिद्वंदियों को बेअसर करना, घायल करना या खत्म करना है? तो वो भी कहा है लुइस ए कोजर ने। किसने कहा है कि अनिवार्य रूप से अकार्यात्मक होने से दूर संघर्ष की एक निश्चित मात्रा समूह निर्माण तथा समूह की दृढ़ता का आवश्यक तत्व है? ये भी कहा है लुइस ए कोजर ने। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो इसमें बी ऑप्शन है ना, सही नहीं है पूछ रहे हैं आपसे। तो इमाइल दुर्खिम जो है वो नव मार्क्सवादी नहीं है। किसने संघर्ष को राज व्यवस्था में शक्ति संबंधों के रूप में देखा है? तो मैकियावेली, हाब्स और मोस्का तीनों ने ही देखा है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, उपयुक्त सभी। किसने संघर्ष को आर्थिक प्रतियोगिता या प्रतियोगी जीवन संघर्ष को आर्थिक प्रतियोगिता या प्रतियोगी जीवन संघर्ष के रूप में देखा है? तो एडम स्मिथ, जो कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं, है ना, और रॉबर्ट माल्थस दोनों ने ही देखा है। तो सी राइट ऑप्शन है।
ठीक है, दो, ए और बी दोनों। और वेल्थ ऑफ नेशंस जो बुक है इकोनॉमिक्स की, तो वो भी लिखी है एडम स्मिथ ने, है ना, क्योंकि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स नहीं माना जाता है। और 1776 ईस्वी में लिखी थी ये बुक एडम स्मिथ ने। फ्रैंकफर्ट स्कूल या संप्रदाय निम्नलिखित में से किस देश में प्रारंभ हुआ था? जर्मनी में। समाज शास्त्र में फ्रैंकफर्ट स्कूल का विकास किसने किया था? नव मार्क्सवादी ने। फ्रैंकफर्ट स्कूल द्वारा कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है? विवेचित सिद्धांत। यूर्गेन हैबरमास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 1929 ईस्वी में। किसने मानव समाज को ऐसी व्यवस्था के रूप में चित्रित किया है जो भाषाई रूप में समन्वित क्रिया के माध्यम से भौतिक उत्पादन तथा आदर्शात्मक समाजीकरण प्रक्रियाओं को एकीकृत करती है? तो वो कहा यूग्रेन हेबरमास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हेबरमास के अनुसार कौन सी एक पूंजीवादी समाजों की उपव्यवस्था है? तो आर्थिक भी है, राजनीतिक प्रशासनिक भी है और सांस्कृतिक भी हो सकती है। तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। हेबरमास के अनुसार वैज्ञानिक एवं सामाजिक प्रगति का किस प्रकार का ज्ञान मानव प्रजाति के मन में दबा हुआ है? तो तकनीकी, व्यवहारिक और निर्माण, है ना, तीनों ही हो सकता है। तो डी करेक्ट ऑप्शन है, उपयुक्त सभी। 1973 में वैधता संकट की धारणा का सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित की थी? तो वो की थी यूर्गेन हेबरमास ने। कौन सा सिद्धांत प्रमुख मार्क्सवादी सत्यों की कुछ विचारधाराओं के एक प्रकार के विरोध का वर्णन करता है? वो है नव मार्क्सवाद सिद्धांत। जॉर्ज रिटजर के अनुसार विचारधारा का कौन सा संप्रदाय नव मार्क्सवादी परंपरा का एक भाग है? तो आर्थिक निर्धारणवाद भी हो सकता है, विवेचित सिद्धांत भी हो सकता है और नव मार्क्सवादी आर्थिक समाजशास्त्र भी हो सकता है। तो डी करेक्ट ऑप्शन है इसका, उपयुक्त सभी। नव मार्क्सवादी सिद्धांत प्रमुख रूप से किसके विचारों पर आधारित है? तो वो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स दोनों पर आधारित है। तो सी करेक्ट ऑप्शन है, ए और बी दोनों। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी पुस्तक का लेखक कौन है? तो वह रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ। ठीक है, रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ का जन्म किस देश में हुआ था? जर्मनी में। किसने कहा है कि समाजशास्त्र को समाज को अपने बारे में सूचित करने की आवश्यकता है? तो ये भी कहा है रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ ने। किसका मत है कि वर्ग एवं सामाजिक संरचना परिवर्तन के लिए शक्तियों का गठन करते हैं? तो ये भी कहा रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ। रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ ने औद्योगिक प्रजातंत्र के कितने तत्वों का उल्लेख किया है? 5। किसका कार्य वर्ग पर मार्क्स के लेखन की तर्कपूर्ण आलोचना पर आधारित है? तो इसका आंसर भी है आपका रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष के प्रकारों का उल्लेख किया है? तो वो भी किया है लुईस ए कॉजर ने। किस सिद्धांत ने प्रस्तावित किया है कि प्रत्येक समाज कुछ सदस्यों के द्वारा दूसरों के दबाव पर आधारित होता है? संघर्ष सिद्धांत। किसने वर्ग चेतना के संदर्भ में प्रच्छन्न एवं प्रकट हितों में विभेद किया है? रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ ने। किसने यह मत प्रस्तुत किया है कि स्वामित्व एवं शक्ति के प्राथमिकता क्रम को उलट देना चाहिए? तो ये भी कहा रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ ने। देखिए रॉल्फ डेहरेंडॉर्फ जो आपका टॉपिक है ना, मैं समझता हूँ इसके
अब तक 10 से ज़्यादा एमसीक्यूज आ चुके हैं, तो एक इस टॉपिक की बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है, किसका मत है कि पूंजीवाद में संपत्ति सत्ता के अधीन होती है? तो इसका आंसर भी है आपका रॉल्फ टेरेंडॉर्फ। किसने यह तर्क दिया है कि समाज को कमान यानी कि हुक्म देने वाला वर्ग तथा आज्ञाकारी आज्ञाकारी, है ना, वर्ग में विभाजित किया जा सकता है? तो इसका आंसर भी आपका रॉल्फ डेरेनडॉर्फ ही है। किसकी समाज के दो वर्गों में विभाजन की धारणा विशिष्ट जन सिद्धांत के साथ घनिष्ठ समानता रखती है? तो उसका भी आंसर है आपका रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। देखिए कई टॉपिक हो गए इसके, लगभग 15 हो गए हैं। किसका मत है कि वर्ग संघर्ष वरिष्ठों एवं अधीनस्थों के बीच सत्ता संबंधों की आंतरिक संरचनाओं का परिणाम है? तो इसका आंसर भी क्या है? रॉल्फ डेरेनडॉर्फ। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष एवं सामाजिक स्तरीकरण के अपने बहुआयामी विश्लेषण का किसे दिया जाता, मतलब श्रेय? वो भी रेंडॉल कॉलिंस, है ना। ये आपका नया आंसर आ गया इसमें, रेंडॉल कॉलिंस को। किसका मत है कि भावनाएं एवं विश्वास दोनों ही दैनिक जीवन में समाज के स्तरीकरण को पुनः उत्पन्न करते हैं? तो उसका आंसर है रेंडॉल कॉलिंस। निम्नलिखित में से किसने गॉफमैन के सहक्रियावादी संस्कारों के प्रतिरूप या मॉडल का प्रयोग किया है? रेंडॉल कॉलिंस ने। किसने इस बात पर बल दिया है कि संघर्ष में लगे लोगों में एकता लाने में भावनाएं महत्वपूर्ण होती हैं? रेंडॉल कॉलिंस ने। किसने संरचनाओं एवं कर्ताओं को अपृथकनीय रूप में देखा है? रेंडॉल कॉलिंस ने। किसने मार्क्सवादी सिद्धांतों को बहुकारणीय विश्व की एक कारणीय व्यवस्था कहा है? रेंडॉल कॉलिंस ने। कॉलिंस ने दिन प्रतिदिन के जीवन की प्रक्रियाओं में संघर्ष को स्थापित किया है जो डैश से प्रेरित है? तो उसका आंसर है आपका फोकाल्ट। किसके अनुसार सामाजिक संरचनाओं को बार बार होने वाली सूक्ष्म अंतःक्रियाओं के प्रतिमानों के रूप में रूपांतरित किया जा सकता है? रेंडॉल कॉलिंस। किसने यह तर्क दिया है कि शैक्षिक व्यवस्था विशिष्ट कौशल सिखाने के लिए नहीं बल्कि विशिष्ट मध्यवर्गीय मूल्यों को मस्तिष्क में बैठाने के लिए जो यथा स्थिति का पक्ष लेते हैं? तो ये कहा रेंडॉल कॉलिंस ने, है ना। किसने शक्ति को सांस्कृतिक एवं प्रतीकात्मक रूप से निर्मित तथा एजेंसी एवं संरचना की परस्पर क्रिया के माध्यम से पुनः वैधीकरण के रूप में देखा है? तो वो है पियरे बार्डियू। हैबिटस एवं फील्ड के विश्लेषण के साथ किसका नाम जुड़ा हुआ है? तो वो भी जुड़ा हुआ है पियरे बार्डियू का। किसने गलत पहचान शब्द का प्रयोग किया है जो झूठी चेतना के मार्क्सवादी विचारों के समान है? पियरे बार्डियू। संरचनात्मकता की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? तो वो की है एंथोनी गिडिन्स ने। किसका मानना है कि सामाजिक संरचनाओं में मानव क्रिया के बाहर कोई अंतर्निहित स्थिरता नहीं है, क्यों कि वे सामाजिक रूप से निर्मित हैं? तो ये कहा एंथोनी गिडिन्स ने। गिडिन के अनुसार कौन सा सामाजिक व्यवस्था में संरचना का एक प्रकार है? सार्थकता भी हो सकता है, वैधता और प्रभुत्व भी हो सकते हैं ना। तो डी इसका करेक्ट आंसर है, उपयुक्त सभी। विखंड सिद्धांत डिस्ट्रक्शन थ्योरी किसने प्रतिपादित की है?
तो वो की है जैक्स दरिदा ने। कौन सा सिद्धांत यह समझने में सहायक है कि कैसे कुछ विश्व दृष्टियां प्रकृति के दमनकारी हैं, दूसरों को हाशिए पर रखते हुए कुछ का पक्ष लेती हैं। विखंडन। निम्नलिखित में से कौन उत्तर आधुनिकतावाद से जुड़ा हुआ है? तो वो है जैक्स दरिदा। कौन सा समाजशास्त्र में उत्तर आधुनिकतावाद का लक्षण है? तो सांस्कृतिक विविधता भी है और वैश्वीकरण भी है और उपभोक्तावाद भी है। तो डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। कौन सा आधुनिक समाजशास्त्रीय सिद्धांत यह तर्क देता है कि मानव जाति एक एकीकृत या संयुक्त समाज के उद्देश्य को कभी पूरा नहीं कर सकता? तो वह उत्तर आधुनिकतावाद। ठीक है स्टूडेंट्स, लगभग 26 मिनट की वीडियो बनने जा रही है, तो मैंने जो है आपको जो इसमें बता दिया सीधा क्वेश्चन और आंसर। थोड़ा सा ये पेपर टफ है ना, तो बहुत अच्छे से आप जो है वो इसकी स्टडी कर लीजिएगा। और देखिए, एक बार वीडियो सुनने से आंसर याद नहीं होते, तो वीडियो को आप 1-2 बारी तो नॉर्मल सुने, है ना, जब भी आप तक ये वीडियो पहुंचे। और दूसरा, उसके बाद आप जो है जब भी आपका एग्ज़ाम हो तो उसके बाद जो है इस वीडियो को एग्ज़ाम पर्पस से भी आप जो है 1-2 बार ज़रूर सुने, कम से कम 2 बार तो ज़रूर सुनिएगा, है ना, क्योंकि आपको आंसर भी याद हो जाएंगे और एक आपके माइंड में भी रहेंगे। तो 300 क्वेश्चंस तो हो ही गए हैं, तो आप इसकी अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। बाकी ये लिंक जो है मेरा अपने दोस्तों को, जानकारों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। और टीजीटी पीजीटी के हिसाब से तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं, है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं यूनिवर्सिटी के। बाकी मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।